आज मैं आप लोगों से नॉर्थ एंड साउथ डायलॉग उत्तर दक्षिण संवाद पर बात करूंगी। उत्तर और दक्षिण विश्व को दो हिस्सों में बांट करके हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से देश आएंगे, किनके मध्य डायलॉग की बात हो रही है, इसको समझने और इस पर बात करने के लिए हमें एक और बात को समझना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम विश्व दो हिस्सों में बटा था। पूर्व के वे राज्य जो अनडेवलप्ड थे उन्हें डेवलपिंग कंट्री के रूप में कहा गया, और पश्चिम के वे राज्य जो विकसित राज्य थे, डेवलप्ड कंट्री थे। बल्कि इसे और अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो पश्चिम के देशों ने प्रदूषण को बढ़ाते हुए नाभिकीय शस्त्रों, अणु शस्त्रों की होड़ में अपने को आगे बढ़ाया, और दूसरी तरफ वे देश थे जो गुलाम देश थे, आज़ादी हासिल कर रहे थे और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। पश्चिम के वे देश जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनको स्थान दिया गया। पूर्व के देशों में भारत, लैटिन अमेरिका, एशिया के सारे देश, और इतना ही नहीं, डेवलप्ड कंट्री था सोवियत रूस, लेकिन उसने भी अपने को इन्हीं देशों के साथ जोड़ा क्योंकि अर्थव्यवस्था दोनों की अलग अलग थी। ये शुरुआत हुई 1945 से, लेकिन 1970 के बाद अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला। उस वक्त तक एक ही स्थिति थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि आप साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जाएंगे या पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, और साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जाते हैं यानी आप सोवियत रूस के साथ खड़े हो रहे हैं। अपने देशों को मजबूत स्थिति देने के लिए विश्व में इन देशों ने अलग अलग संगठन बनाए और अलग अलग संधियां की। उन अलग अलग संगठनों और अलग अलग संधियों में इनके साथ हम कह सकते हैं कि इन देशों ने, इस विशेष करके अमेरिका ने नाटो, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी जो शस्त्र संधि थी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में किया, और नाटो के बाद उसने सेंटो भी संधि के रूप में, जिसे सेंटो नाम दिया गया, उस संधि को भी अपनाया। सोवियत रूस ने अपने को मजबूत बनाने के लिए कि अमेरिका के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट के देश खड़े हो रहे हैं तो उसके साथ भी कुछ देश खड़े हो जाने चाहिए, उसने वारसा पैक्ट विश्व के देशों के साथ किया। स्वाभाविक है कि जिन देशों में सोवियत रूस ने समझौते किए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो दक्षिणी कोरिया के देश हों, चाहे वो कुछ अरब कंट्रीज़ के देश और चाइना, इन देशों के साथ उसने अपने को खड़ा पाया क्योंकि इन देशों ने उसकी आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार किया। ये संघर्ष का दौर था, सब शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ रहे थे। देशों को यह था कि उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो उनका सैन्य बल, सैन्य संगठन कमज़ोर है। इन देशों से वे खरीद रहे थे छोटे छोटे परमाणु शस्त्र और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों ने, इनके साथ के देशों ने शस्त्रों को जितना ही बढ़ाया
उतना ही छोटे गरीब देशों को ये शस्त्र बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत की और इन देशों से समर्थन भी प्राप्त किया कि अगर कहीं युद्ध की स्थिति आती है तो नाटो संधि से जुड़े हुए लोग अमेरिका के साथ खड़े होंगे, वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए लोग सोवियत रूस के साथ खड़े होंगे। जब शस्त्रों की होड़ बढ़ी तब इन्हें अपने आप में भय आने लगा। ये खुद स्वयं भयभीत हो गए कि ये शस्त्र अगर इनकी रक्षा के लिए हैं तो ये शस्त्र इनके लिए हानिकारक भी है, क्योंकि दोनों के बराबर शस्त्र हैं। जो पहले शस्त्रों का प्रयोग करेगा दूसरे को साफ कर देगा। इतना ही नहीं, स्वयं आमने सामने सीधे न आकर के कभी भारत के माध्यम से, कभी कोरिया के माध्यम से, कभी जर्मनी के माध्यम से और कभी इज़राइल के माध्यम से ये देश आमने सामने एक दूसरे के आते रहे। और जब ये स्थिति बनती थी कि ये कहीं आपस में संघर्ष लीन न हो जाएं, ये पीछे हट जाते थे और युद्ध हो नहीं सकता था, क्योंकि भय दोनों को था, बल्कि युद्ध से विराम की स्थिति दिखती थी। और उस स्थिति को युद्ध होगा या नहीं होगा, संघर्ष तेज है, विवादों का आमने सामने होने का, जिसे शीत युद्ध कहा गया। और जब ये हुआ कि कहीं इनमें हुआ कि नहीं, अब कहीं अगर ये आमने सामने हुए, संघर्ष हुआ तो दोनों देशों को नुकसान होगा, आपस में संधियों की तरफ बढ़ते थे और उस समय ये शांति की स्थिति में आते थे। तो एक तरफ शीत युद्ध और दूसरा तटस्थता तो नहीं थी।